बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, कोई बच्चा बता दे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? बता दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। और बेशर्मो बता दो, एक दफ़ा आवाज़ आ रही है कि नहीं? चलें, ले बेटा। पहले जरा थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें कि लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट हमें मेरे बच्चे सबसे पहले ऑडिट को डिस्कस किया था। ऑडिट होता क्या था कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रही होती है, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ बड़ा, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट में दोबारा शुरू करता हूँ। ये पेन नहीं चल रहा। 1 मिनट।
चलें बेटा, मुझे पता चल गया कि इस तरह उन्होंने खुद उसको वो आवाज को बंद किया हुआ था आप लोगों की। अब मुझे बता दो कि अब आप लोगों को आवाज आ रही? चलें चलें, थैंक यू ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। ले बेटा, जो हमने लास्ट पहले डिस्कस किया था उसका एक ओवरव्यू ले लें कि हमने डिस्कस किया था ऑडिट के बारे में कि कंपनी किस किस कंपनी ने ऑडिट करवाना होता है। मेरे बच्चे, पहले तो हमें ऑडिट का पता होना चाहिए था कि ऑडिट क्या है। जब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स को भेजने से पहले हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंडिपेंडेंट बंदे से एक ऑडिटर से ऑडिट करवाते हैं, जो आता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और देखता है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है भी कि नहीं, और फिर अपनी रिपोर्ट इशू कर रहा होता है जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हम ऐड करते हैं। क्या है सर, ये जो ऑडिट था हर तरह की कंपनी ने करवाना था? अगर आपको याद हो, नहीं सर, ये हर तरह की कंपनी ने नहीं करवाना था। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा नहीं था, यानी कि मैक्सिमम अप टू 1 मिलियन था, उस कंपनी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं थी। बाकी हर एक कंपनी ने ऑडिट करवाना था। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्पैच टू मेंबर्स को डिस्कस किया था कि जो कंपनीज हैं, जब 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस भेज रही होती हैं, जब 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस जा रहा होता है, उसी नोटिस के साथ मेरे बच्चे हैं, इन्होंने क्या करना है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लस जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होगी, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी, ये भी सारे का सारा उनको फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद कॉपी एट रजिस्टर्ड ऑफिस भी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पर भी अवेलेबल हो, ताकि कोई मेंबर वहां पे जाके देखना चाहे तो वो देख सकता है। फाइलिंग टू अथॉरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी, जब मेरे बच्चे 21 दिन पहले हमने नोटिस भेजना है सारे मेंबर्स को, उसी वक्त साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, जो लिस्टेड कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसी वक्त वो जो अथॉरिटीज हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज है, एससीसीपी है और रजिस्ट्रार, उसको भी इन्होंने 3-3 कॉपीज सेंड कर देनी थी। अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमने बात की थी कि मेरे बच्चे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करता है? पक्की बात है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है। डायरेक्टर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के बाद इसके ऊपर साइन करते हैं। साइन कौन करता है डायरेक्टर्स के बिहाफ के ऊपर? एक डायरेक्टर प्लस एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। और अगर कंपनी लिस्टेड हो तो हमें पता ही है कि उसमें सीएफओ का भी आ रहा होता है। तो मेरे बच्चे, इन्होंने मान लो कि डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, उसके बाद कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में ना हो, तो भाई उसकी जगह पे हमने डिस्कस किया था कि एक और मजीद डायरेक्टर, यानी कि कम से कम 2 डायरेक्टर हो। इस तरह एफिडेविट बाय सर्टेन प्राइवेट कंपनी, हमने यहां पे ये डिस्कस किया था कि वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा ना हो, तो ये प्राइवेट कंपनी क्या कर रही होगी, इसने ऑडिट तो नहीं करवाना होता, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो कि साथ एक हलफनामा लगा हो कि एटलीस्ट डायरेक्टर ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाजमी अप्रूव कर दिया। छोटी कंपनी है ना, छोटी कंपनी में एटलीस्ट ये तो हो कि डायरेक्टर कम से कम इसको अप्रूव करके बैठे हुए, ये ना हो कि डायरेक्टर्स को भी नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है क्या नहीं। उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनी की बात की थी कि वो तो एक ही बंदा जो एज ए डायरेक्टर उसको साइन कर देगा। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार की हमने बात की थी कि कंपनीज जब एजीएम हो जाएगी, एजीएम होने के बाद की हमने यहाँ पे बात की थी, जब एजीएम हो जाएगी तो मेरे बच्चे उसके बाद कंपनीज क्या करेंगी, अगर तो लिस्टेड कंपनी है 30 दिन के अंदर, अगर मान लो कि अदर लिस्टेड कंपनी है 15 दिन के अंदर अंदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, चाहे वो अडॉप्ट हुई थी या नहीं, लाजमी तौर पर रिपोर्ट कर रही होंगी, फाइल कर रही होंगी रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद हमने व्हेन मेंबर्स डू नॉट अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी उन्होंने बता देना, रीजन के साथ बता देना है रजिस्ट्रार को उन्हीं दिनों के दरमियान। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी मेरे बच्चे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट टाइम ये टॉपिक ऐड हुआ है और अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मेरे बच्चे इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी कि होती क्या है। एक तो मेरे बच्चे जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो ईयर एंड के ऊपर जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है, मान लो यहाँ पे कंपनी का अगर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, एक तो मेरे बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं, इनकी तो समझ आ रही है कि ईयर एंड के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है। लेकिन मेरे बच्चे साथ ही लिस्टेड कंपनी के लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करेगी। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर 3 महीने की, यानी कि जब उसका ईयर शुरू होगा, ईयर शुरू होने के 3 महीने के अंदर पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी, उसके बाद दूसरे क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी, तीसरे क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, चौथा क्वार्टर जब आएगा उसमें तो वैसे ही ईयर एंड हो गया, तो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी, वहां पे क्वार्टर की बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए मेरे बच्चे, हमने देखा था 3 क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही थी, लेकिन हमने साथ ये भी डिस्कस किया था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने दिनों में प्रिपेयर कर लेनी है मैनेजमेंट ने, जो पहला क्वार्टर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने की बन रही होंगी, और
जो दूसरा क्वार्टर है जब ये खत्म होगा तो साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो दूसरे क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ये पूरे 6 महीने की बन रही होगी, यानी 6 महीने की, इसमें आपने क्यूमुलेटिव फिगर्स को ऐड करना है, पिछले 3 महीने की भी और इस 3 महीने की भी, तो ये 6 महीने की बन रही होंगी। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक प्रिपेयर करनी थी? ये 60 डेज के अंदर, यानी कि सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर एंड होने के 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करनी थी। और सेकंड क्वार्टर के लिए आपको यह भी याद होगा कि इसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करवाना था, यानी कि जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो जो हमने हर साल के लिए कंपनी का एक ऑडिटर अपॉइंट किया होता है, जो कंपनी के एट द एंड फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा होता है, उसी ऑडिटर से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से आपने क्या करना है, ये हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि सेकंड क्वार्टर जो है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको आपने इनका लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करवाना है। उसके बाद हमने थर्ड क्वार्टर की बात की थी कि थर्ड क्वार्टर में दोबारा से ये 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है, और जब ये 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होंगी, ये कितने दिनों में रेडी हो जानी चाहिए, प्रिपेयर कर लेनी है मैनेजमेंट ने क्वार्टर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर। और फिर हमने डिस्कस किया था ईयर एंड के ऊपर तो वैसे पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होंगी, जो कि आपने 120 दिन के अंदर तैयार करनी है। और सिंपल हमने डिस्कस किया था कि जहां पर भी 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात हो रही है, उसको आपने 30 दिन के अंदर रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। जहां पे 6 महीने की बात हो रही होगी, इसका डबल है 60 दिन, और जहां पे 12 महीने की बात हो रही होगी, यानी कि साल की बात हो रही होगी, इसका डबल 120 दिन। तो यहां पे 3 महीने की बनी है, यहां पे 3 महीने की बनी है, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे नहीं, फिर वो आगे चलेगी, यहां पे माजरत, इन 3 महीनों की, यार क्या कर रहा हूं मैं, एक तो इतनी लाइनें लगी, ये पहले क्वार्टर की 3 महीने की, उसके बाद मेरे बच्चे यहां पे तो हमने डिस्कस किया था पूरे 6 महीने की बनेगी, और उसके बाद फिर जो थर्ड क्वार्टर होगा उसके फिर 3 महीने की, और यहां पे फिर हमने डिस्कस किया था कि यहां पे तो फिर पूरे साल की बन रही होगी। तो इस तरह मेरे बच्चे इसको हमने याद किया था, आई होप कि ये चीजें आपको याद होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे ऑथेंटिकेशन कौन कर रहा होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वही मेरे बच्चे एक वो कर रहा होगा, ऑडिटर चार्टर्ड वो कर रहा होगा, सीएफओ कर रहा होगा अगर तो कंपनी लिस्टेड है, प्लस डायरेक्टर की वो आ रहे होगा साइन, प्लस सीईओ का, ये सारे लोग, आई होप कि ये चीजें सारी आपने याद कर ली होंगी। नहीं बेटा, आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस करना है डायरेक्टर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट को देखा जाए, क्या मेरे बच्चे इसका जिक्र हम पहली दफा देख रहे हैं? नहीं सर, हमने पहले भी इसका जिक्र सुना था, पहली दफा शायद इसका जब जिक्र आया था, जहां पे बड़ी दफा हमने देखा, वहां पे जो जब हमने ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस करना शुरू किया था ना सर, कि 4 तरह का ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, तो वहीं पे जब उसने कहा था कि ऑर्डिनरी बिजनेस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लस डायरेक्टर की रिपोर्ट प्लस ऑडिटर की रिपोर्ट, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट, सर इसका यहां पे हमने जिक्र सुना था वहां पे, कि डायरेक्टर की भी कोई रिपोर्ट होती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है। लेकिन सर हमें यह नहीं समझ आया कि डायरेक्टर की रिपोर्ट का क्या मतलब, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो डायरेक्टर की रिपोर्ट अलहदा से बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऐड करना, सर इसकी मंतक हमें समझ नहीं आई। अगर वो हो तो थोड़ा सा हमें हाईलाइट कर दो, वजह क्या है। देखो मेरे बच्चे, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी के सैकड़ों हजारों मेंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको पता है कि उसके मेंबर्स की लिमिट थोड़ी है, बड़े सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अब जब ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेगी, अब आप क्योंकि अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि इसमें किस तरह इंफॉर्मेशन आ रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैश फ्लो को देखो तो वो तो आम बंदे को वैसे भी नहीं समझ आ रही होती, चार्टर्ड अकाउंटेंट चले मान लो उनको तो आ रही होती है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट भी हो इनिशियल लेवल के ऊपर, उसको वैसे नहीं पता चल रहा था उसमें है क्या। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि एसेट्स इतने हैं, लायबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतना है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फलाना है फलाना, अजीबोगरीब से टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या इन टेक्निकल वर्ड्स का सारे लोगों को पता होता है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप अपने घर वालों से बात कीजिएगा इस तरह की, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, ये एसेट्स है, उनको क्या पता कि ये एसेट क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, अगर वो कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, अगर देखा जाए तो उसी बंदे को पढ़ के इसमें से समझ आ रही होगी जिसका बैकग्राउंड कोई कॉमर्स से हो, है कोई जानता हो ये होती क्या है। तो जो आम पर्सन है इसमें, इनमें सारे ये कॉमर्स के बंदे थोड़ी होंगे सारे के सारे, कोई आम सेठ भी तो हो सकता है बेचारा जिसने 10 तक पढ़ा ही हो, है उसमें कॉमर्स तक वो पहुंचा ही नहीं, क्या थी क्या नहीं। तो फिर क्या होगा, अनपढ़ भी हो सकता है या किसी और फील्ड का भी हो सकता है, तो उसको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैसे समझ आएगी।
वो चाह रहा होगा यहाँ पे फिगर्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई सादा लफ्जों में बता देना है, कोई सादा लफ्जों में बता दे कि कहना क्या चाहते हो, है? सादा अल्फाज के अंदर बता दें, बजाय कि इतने टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाए। तो यहां पे हमने कोशिश की कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट हम उनको दे देते हैं, और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर हमने सादा अल्फाज में उनको बता दिया कि कंपनी के मामला किस तरह चलाए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ये डायरेक्टर की रिपोर्ट मान लो कि अल्फाज के अंदर बताएगी कंपनी के मामला। यहाँ पे तो सारा फिगर्स में इस तरह की चीजों में बताया जा रहा है ना मोस्टली, लेकिन डायरेक्टर्स की रिपोर्ट कुछ अल्फाज में ऐसे जिस तरह लिखा जा रहा होता है, कहानी की शक्ल में कुछ चीजें बता रही होगी कि हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। जो हम लोग चाहते होंगे, अगर एक आम मेंबर चाहता होगा तो मुझे चले यहां से तो नहीं समझ आ रही, तो कोई मुझे बता दे वैसे ही यार कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है, इस साल में हुआ क्या है। तो डायरेक्टर की रिपोर्ट लगी होगी जो इस बंदे को साथ तसल्ली करा रही होगी कि सर ये चल रहा है कंपनी के अंदर। तो इस पर्पज के लिए हमने साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी ऐड कर दी। अब डायरेक्टर्स की रिपोर्ट सर इसमें अगर देखा जाए प्रिपेयर कौन करेगा, दूसरी बात आ जाती है कि सर क्या डायरेक्टर की रिपोर्ट हर तरह की कंपनी ने तैयार करनी है, ये सारी कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है, कहता नहीं सारी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं, एक प्राइवेट कंपनी और अगर ये प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, यानी कि अगर इस प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी के साथ सब्सिडरी होल्डिंग वाला ताल्लुक ना हो, याद रखिएगा इसका मतलब कोई और ताल्लुक हो सकता है, एसोसिएट हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, इस तरह की प्राइवेट कंपनी और इसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, इसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, यानी कि अप टू 3 मिलियन हो, अप टू 3 मिलियन हो, मेरे बच्चे इस प्राइवेट कंपनी को और डायरेक्टर की रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सारी की सारी कंपनीज डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तैयार कर रही होंगी, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, जो प्योर प्राइवेट कंपनी है मान लो, और उस प्योर प्राइवेट कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, इस तरह की कंपनीज के लिए नहीं है, लेकिन हर तरह की पब्लिक कंपनी के लिए है और हर तरह की प्राइवेट कंपनी के लिए है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो, या हर तरह की वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, उसके लिए भी है। तो मेरे बच्चे ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आगे कंटेंट्स इसके देखेंगे, लेकिन पहले हमने देख लिया कि किस कंपनी को तैयार करनी है, हर कंपनी ने तैयार करनी है सवाए उस प्राइवेट कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो। उसके बाद दूसरी बात आ गई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की। सर ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है? देखो मेरे बच्चे, हमने क्या किया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमने साथ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी लगा दी, ऑडिटर की रिपोर्ट भी उसमें आ रही है, सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। साथ हो सकता है एससीसीपी ये कह दे कंपनीज को कि भाई आप इसके साथ एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी लगाओ। अब ये कंप्लायंस रिपोर्ट क्या है? कंप्लायंस का मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने इस साल जो भी हमारी कंपनी के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर जो लॉज अप्लाई होते थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते थे गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी अथॉरिटीज की तरफ से, हमने उनको पूरा किया है, हमने उनको कंप्लाई किया है। एक रिपोर्ट उसकी भी तैयार करके बीच में ऐड कर रहे होंगे, देखें ये कानून हमारे ऊपर अप्लाई होते थे, हमने उन सारे कानूनों की, उन सारे कवानीन की पासदारी की है। इसको कहते हैं कंप्लायंस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। जो मान लो कि हमने अपनी जो कंपनी को चलाया है पूरे साल अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल चलाया है, हमने इनकी कंप्लायंस की है। द कमीशन मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, यानी कि एक तो जनरल ऑर्डर दे सकता है कि ये सारी कंपनी, या किसी खास कंपनी को कह सकता है कि भाई तूने, तेरे पे मुझे शक है, तूने कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करनी है। द कमीशन मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, किसी कुछ खास टाइप की जो कंपनी है, मान लो टेक्सटाइल वालों की है, शुगर वालों की है, कुछ इस तरह की जो कंपनी इस तरह की चीजों में या जो इंपोर्ट में डील कर रही होंगी, उस कंपनी किसी को भी कंपनी के लिए कह सकता है टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कि आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी प्रिपेयर करें और साथ अटैच करें। द बोर्ड शैल मेक आउट एंड अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एज मे बी स्पेसिफाइड। अगर एससीसीपी इस तरह कर देगा किसी कंपनी को, तो बोर्ड ने फिर उस तरह की स्टेटमेंट तैयार करनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है इसकी रिपोर्ट भी लगेगी। आई होप कि ये मेरे बच्चे ये तो जनरल सी बात बता रहे हैं, जब कहेगा तब पता चलेगा सही तरह। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती क्या है। ये एससीसीपी अब बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर, स्पेशल यानी कि किसी खास कंपनी के लिए, या ये जनरल ऑर्डर दे सकता है कि भाई सारी कंपनीज क्या करेंगी, लाजमी तौर पे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस तैयार करके अपने ऑडिटर की रिपोर्ट, सॉरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इसको अटैच कर रही हो। लो बेटा, यहां तक की बात तो हो गई। अब हमने डिस्कस करना है कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट।
कि डायरेक्टर की रिपोर्ट में कौन सी बातें आ रही होंगी सर? आपने अभी कहा ना कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर तो किसी हद तक हम फिगर्स की बजाय अल्फाजों में मेंबर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये है हमारी परफॉर्मेंस पूरे साल की। लेकिन सर किस तरह क्या कुछ आ रहा होगा, थोड़ा समय बता दो। आपको पता तो है कि हम कितने कितने इस तालीम के दिलदादा हैं, हमें चाहते हैं कि हमें हर चीज का पता हो। सर हमें उस चीज का भी पता हो जो आपको भी ना पता हो, हम अच्छे बच्चे हैं, हमने बस पेपर पास करना है इस दफा। तो मेरे बच्चे कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फिर कौन से हो सकते हैं? याद रखिएगा, यहां पे भी जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा वो होगा फर्स्ट लेवल, जो है फर्स्ट लेवल वो होगा जो ये वाले जो कंटेंट्स होंगे, ये सारी की सारी कंपनीज ने, ये सब तरह की कंपनी ने लाजमी तौर पे ये जो 3 कंटेंट्स हैं ये तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में आएंगे ही आएंगे। हर तरह की कंपनी के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी, जिसने भी डायरेक्टर की रिपोर्ट बनानी है, स्वाय उस प्राइवेट कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, उसके अलावा जिस कंपनी ने भी ये रिपोर्ट तैयार करनी है, एक लेवल तो वो है फर्स्ट लेवल, जिसमें 3 तरह के कंटेंट हर तरह की डायरेक्टर की रिपोर्ट में आ रहे होंगे। उसके बाद सेकंड लेवल आएगा। ये सेकंड लेवल किन कंपनीज के लिए होगा? इसमें ऐड होंगी पब्लिक कंपनी या वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, इसमें ये एडिशनल कंटेंट्स उनके लिए होंगे। फिर तीसरा लेवल आएगा, यानी कि यहां ये इन कंपनीज के लिए होगा। फिर तीसरा लेवल आएगा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के लिए फिर ये तीनों के तीनों लेवल उसने पूरे करने होंगे, यानी कि जो बातें लिस्टेड कंपनी के लिए होंगी वो इन कंपनीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, ये सारी भी और ये भी। खैर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए मिनिमम कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कम से कम कंटेंट। सर तो कोई भी कंपनी हो कम से कम कौन सी बातें बीच में लिखेगी? और वैसे भी मेरे बच्चे ये एक कॉमन सेंस है, एक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा भी हो, कोई भी इस तरह की कंपनी हो, कोई मिस्टर ए है इस कंपनी का शेयर होल्डर है, इस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो जब उसको डायरेक्टर की रिपोर्ट्स के हाथ में लग रही हो तो उसको ये मान लो कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इतनी समझ नहीं भी आती, तो जब भी मिस्टर ए जो है इसको डायरेक्टर की रिपोर्ट इसके हाथ में लग रही हो तो इसको पता होना चाहिए, इससे ये इसको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स किस तरह चल रहे हैं, कंपनी को मैनेज कैसे किया जा रहा है। एक तो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का मुझे बता दो, स्टेट ऑफ अफेयर्स का बता दो, कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे कंपनी के प्रॉफिट का क्या किया, अगर आया है, अगर इस दफा हमने कोई प्रॉफिट कमाया है, अगर कमाया है, अगर तो लॉस है दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का हमने क्या किया है, ये पूछना चाहेगा कि नहीं? हम अगर कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा हम पूछेंगे कि नहीं बताओ भाई कंपनी के प्रॉफिट का आपने क्या किया, और हमें यह भी पता है कि वो डायरेक्टर की स्वाधीन होती है, उस प्रॉफिट का जो दिल करता है वो करें। डायरेक्टर सोच रहे होंगे कि हमने इस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड पे करना है, कितना डिविडेंड पे करना है और कितना रिजर्व में रखना है। तो मेरे बच्चे ये बातें, 3 बातें, यानी कि एक आम बंदे को हमने ये बात बतानी है कि कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, स्टेट ऑफ अफेयर्स बताने हैं, और प्रॉफिट का हमने क्या किया है, अगर डिविडेंड अनाउंस किया है, अगर हुआ है यानी कि प्रॉफिट आया तो डिविडेंड होगा, अगर किया है तो कितना किया है, अगर हमें कुछ रिजर्व में अमाउंट रखी है तो कितनी रखी है, क्यों रखी है, थोड़ा सा तो बताओ ना मेंबर्स को। अगर रिजर्व क्रिएट करते जा रहे हो, डायरेक्टर साहब हमें डिविडेंड तो इतना दे नहीं रहे, तो थोड़ा सा मकसद भी तो बताओ उस रिजर्व का, किस मकसद के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये वाली इंफॉर्मेशन बड़ी कॉमन सी बातें हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डायरेक्टर शैल मेक आउट एंड अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये मिनिमम कंटेंट्स की बात करने लगे, ये 3 मिनिमम कंटेंट्स हैं। द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एंड ए फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस, एक रिव्यू दिया जा रहा होगा बिजनेस के अंदर, ये इस रिपोर्ट के अंदर होता है ना, वो मैं भी बच्चों को बता रहा था कि बड़ी सारी बुक्स होती हैं, बुक शुरू होने से पहले एक रिव्यू दिया जा रहा होता है कि क्या चल रहा है। इसी तरह मान लो कि वो एक वेबसाइट है YTS, उससे मूवीज बच्चे डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी मूवी डाउनलोड करने से पहले वो नीचे एक रिव्यू दिया होता है कि इस मूवी ये स्टोरी किस तरह की इसकी स्टोरी है। तो कई लोग उस स्टोरी को पढ़ के सोचते हैं कि नहीं ये तो थ्रिलिंग नहीं, ये फलानी, जो भी है, जस्ट एक रिव्यू दे रहे होते हैं, पता चल जाता है कि चला क्या है। तो यहां पर भी इसी तरह का मामला है कि स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर एंड ए फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस, एक रिव्यू दे रहे होंगे, फेयर रिव्यू, सही वाला रिव्यू, कि हमारा इस साल में हुआ क्या है। अमाउंट इफ एनी, अगर कोई अमाउंट डायरेक्टर ने डिविडेंड के तौर पे रेकमेंड की है उसका थोड़ा सा बता देंगे। अगर कोई अमाउंट डायरेक्टर ने रिजर्व में रखी है, किस तरह का रिजर्व है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और रिजर्व अकाउंट, किसी भी रिजर्व में रखी है, तो मेरे बच्चे उसकी डिटेल बता देंगे। तो ये 3 बातें तो हर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आ रही होंगी। और ये देखो वही मैं बात कर रहा हूं, जो बातें वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझ आ रही हूं, हम यहां से जानना चाह रहे होंगे कि भाई हमें यहाँ पे सादा अल्फाज के अंदर बता दो। तो 3 कंटेंट्स के मिनिमम कंटेंट्स है।
उसके बाद मजीद अगर आगे बढ़े तो एडिशनल कंटेंट्स आगे। ये एडिशनल कंटेंट्स किन के लिए होंगे, किस तरह की कंपनी के लिए? हर पब्लिक कंपनी के लिए। यानी कि प्राइवेट कंपनी ऊपर वाले 3 बना दे ना, बस उसकी जान छूट सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक हो या ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, तो फिर उसको ये मजीद कंटेंट्स भी अपने डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में ऐड करने होंगे। यानी कि प्राइवेट ऊपर के 3 बातें लिख देगी। अगर आप प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर होंगे ना, तो उनको कह दीजिएगा हमने ये सारी अगली बातें लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या बताएंगे, हम सिर्फ बताते हैं कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स या एक फेयर रिव्यू दे देते हैं बिजनेस का मेंबर्स के सामने, वो लिख देते हैं एक पैराग्राफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिविडेंड के हाईलाइट कर देंगे। इस दफा अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमाया उसमें से कितना हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, और आगे अगर हमने कोई अमाउंट रिजर्व में रखी है तो वो कितनी। बस यही इतनी की बातें लिखते हैं, मजीद हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो लिखो, चाहे तो ना लिखो बाकी। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर होंगे, फिर उनको कहेंगे भाई उन 3 बातों के अलावा हमने ये बातें भी उनको बतानी। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट याद करनी होगी मेरे बच्चे। जिस तरह हमने डायरेक्टर्स की पावर का जिक्र किया था, ड्यूटीज का जिक्र किया था, और आपको कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है इनको रट्टा लगाना, इनको याद करना, लेकिन थोड़ा सा समझ होगी उन चीजों की तो रट्टा लगाना भी आसान होगा। तो एडिशनल कंटेंट्स इनको याद कर लीजिएगा, वो लाजमी तौर पे पेपर में पूछेगा, पूछ चुका है पेपर के अंदर। आगे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी। बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी लास्ट को 2-3 अटेम्प्ट्स पहले वो पेपर में पूछ चुका है, 3-4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन सब्जेक्टिव। एडिशनल कंटेंट्स यानी कि वो कंपनी जो पब्लिक हो या पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी हो प्राइवेट कंपनी, उसने ये बातें भी बीच में लिखनी है। और ये बातें भी बड़ी कॉमन सी हैं। क्या है कि पिछले पूरे साल में कौन कौन से लोग कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, द नेम ऑफ द पर्सन हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो उन 12 महीनों के अंदर जो जो डायरेक्टर रहा होगा उसकी डिटेल हमें बता दो। है होते ना कि डायरेक्टर, कोई मान लो कि कोई फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर था, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव था, कोई आया गया होगा, कोई कम ज्यादा हुए होंगे, जो भी है, जो भी इस साल के दौरान हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके नाम बता दो। द नेम ऑफ द पर्सन हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड द डेवलपमेंट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमने कौन सी प्रिंसिपल एक्टिविटीज की, क्या बिजनेस में डेवलपमेंट की, परफॉर्मेंस क्या है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं ना, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर कह रहे हैं, परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो इसी तरह की बात यहां पर भी कर रहा है कि उन्होंने लाजमी तौर पे जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं उनका बताना है, जो बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट हुई है, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है पूरे साल के अंदर, उसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालनी है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द, जिस तरह होता है ना वो कंपनी, जैसे मान लो कि ये है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, कोई बंदा डायरेक्टर से पूछ रहा हो कि अच्छा हमारे पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस बताओ, तो बता रहा होगा हमने यहाँ पे टूर किया, हमने वहां पे टूर किया, यहाँ पे भी जलील हुए, वहां पे भी जलील हुए। तो इस तरह की बातों से आप पता चल जाएगा ना सादा इंसान को, वो सारे स्टैट्स देने की जरूरत ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पे जलील हुए। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज फेसिंग द कंपनी, कोई भी प्रिंसिपल रिस्क हो या कोई अनसर्टेनिटी हो जो कंपनी फेस कर रही हो, अभी जो कंपनी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई खतरा मंडला रहा हो, उसका भी जिक्र करना है। होता ना, हो सकता है किसी ने कोई केस कर रखा हो कंपनी के ऊपर, और केस की जो हमारी कंपनी के लिए पोजीशन बड़ी वीक है, कंपनी केस हाथ ही नजर आ रही है, या हो सकता है कोई मेजर लोन की अमाउंट हो जो कंपनी ने वापस करनी हो, कोई भी किसी तरह की कोई रिस्क हो सकता है, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, या कोई कानून में कोई इस तरह की तब्दीली आई है जिसकी बेस के ऊपर मान लो कि हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है। यानी कि ये खतरा हमेशा याद रखो, हम जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 4 दीवारी के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन की 4 दीवारी के बाहर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, इनमें कोई ऐसी चेंज हुई हो जिससे हमारी कंपनी को खतरा हो, तो उसको भी बताना है हमने। एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड, चलें ये हो गया नहीं, एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंसर्निंग द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी आर इट्स सब्सिडरी आर एनी अदर कंपनी इन विच द कंपनी हैज इंटरेस्ट। कहता है कि इस साल के दौरान किसी तरह का कोई चेंज अक्कर हुआ हो उस कंपनी के बिजनेस में, कोई चेंज अक्कर हुआ हो उस कंपनी के बिजनेस में, या इस कंपनी की सब्सिडरी में, या कंपनी की किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट है किसी और कंपनी में और उसमें किसी तरह की कोई इंटरेस्ट है उसके बिजनेस में, यानी कि कंपनी के खुद के कारोबार में कोई इस तरह का चेंज अक्कर हुआ हो ड्यूरिंग द ईयर, है कोई तब्दीली आई हो, या इसकी सब्सिडरी में कोई तब्दीली आई हो। जैसे आपको पता है कि सारे हालात ही चेंज हो गए हैं, कोरोना ने वैसे ही आपको पता है कि मामला तो कितने चेंज कर दिए, और भी बड़ी सारी सिचुएशंस आ रही होती हैं, पॉलिटिकल मामला होते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से कोई चेंजेस आ रहे होते हैं बिजनेसेस के अंदर। तो क्या चेंज हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी सब्सिडरी के, या जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, जो भी हमारी अदर कंपनी हो जिसमें इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट,
अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन दी है, कोई आपकी कंपनी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की है, उसकी वजाहत करो। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई इस तरह की बात आ रही हो तो आपने वजाहत देनी है कि देखें ऑडिटर ने हमें ये कहा है कि हमने फलानी जगह के ऊपर ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, ये काम नहीं किया, वहां आप यहां पे आप वजाहत दे रहे होंगे इस वजह से हम वो काम नहीं कर सके। इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इन द फॉर्म स्पेसिफाइड। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या है। इस ये फाइनल के अंदर जाके आप पढ़ोगे, देखो इसमें कंपनी के जो पैटर्न का मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग का मतलब कि हमारी कंपनी के शेयर्स किस किस तरह के लोगों के पास है। लोग भी तो आपको पता ना कई तरह के, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, कोई कंपनी दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कंपनी के अलावा कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, उसके अलावा कोई और मान लो कि कोई मेजर शेयर होल्डर भी हो सकता है। भाई इस तरह के लोगों के पास अगर हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, या डायरेक्टर्स के पास या मेजर शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है उसकी जरा डिटेल बता दो हमें। तो लिख रहा होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इतने परसेंट शेयर, कंपनीज के पास इतने परसेंट, बॉडी कॉर्पोरेट के पास इतने परसेंट, गवर्नमेंट के पास इतने परसेंट, डायरेक्टर्स के पास इतने परसेंट, और जो हमारे मेजर शेयर होल्डर उनके पास ऐसे इतने परसेंट। तो इस तरह की ये डिटेल आ रही होगी जिसको कहते हैं पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। द नेम एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द होल्डिंग कंपनी इफ सच कंपनी इज ए फॉरेन कंपनी। अगर हमारी कंपनी की, हमारी ये कंपनी है, अगर हमारी कंपनी की कोई कंपनी होल्डिंग भी है, यानी कि हमारी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है और वो किसी बाहर के मुल्क से है, यानी कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम सब्सिडरी हैं अगर, तो बताओ वो कंपनी किस मुल्क से है, उसकी नाम बताओ, उसकी डिटेल बताओ। अर्निंग पर शेयर क्या है, ये ईपीएस आप आगे जाके कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर क्या होती है। द रीजन फॉर लॉस इफ इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर लॉस हुआ है साल के दौरान उसकी वजह बताओ, हमने लॉस क्यों आया है हमें, और आगे ये भी तसल्ली भी दो कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एनी डेट्स एंड रीजन देयरऑफ। अगर हमने किसी का कोई कर्जा वापस करने में, कोई किसी सप्लायर को पेमेंट वापस करने में डिफॉल्ट किया है तो उसकी भी जरा तरतीब बताओ और रीजन बताओ कि हमने वो पैसा वापस क्यों नहीं किया। कमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, हमें कमेंट करो कि क्या कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल खासतौर पे, वो इतने मुनासिब हैं, एजुकेशन मतलब इतने मुनासिब हैं कि हमें तसल्ली हो कि वहां पे पैसे का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा होगा, वहां पे पैसे का कोई खुर्द-बुर्द नहीं हो रहा होगा, वहां पे मनी मैनिपुलेशन नहीं हो रही होगी, क्या हम इस बात की तसल्ली कर लें, उस चीज के ऊपर कमेंट दो। यानी कि उन्होंने बता रहे होंगे कि हमने इतने फाइनेंशियल कंट्रोल, एजुकेट फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हैं, यानी कि कोई जल्दी से हमारी, मान लो कि यहाँ पे कोई पैसे का कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता, पैसे का हेर फेर नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अलावा और अच्छा ये बात समझने वाली है, ये भी देखिएगा। कहते हैं एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी व्हिच हैव अकर्ड बिटवीन द ईयर एंड ऑफ द कंपनी टू व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट्स एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो मेरे बच्चे, हमें ये तो पता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो 12 महीने के लिए होती हैं। मान लो कि कंपनी का 30 जून 2020 को ईयर एंड हुआ है। ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2019 को ये ईयर शुरू हुआ था 12 महीने, और ये खत्म कब हुआ? 30 जून 2020 को। सर हमें यह भी पता है कि 30 जून 2020 से लेके आगे 120 दिन के अंदर कंपनी ने क्या करना है, 120 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर देनी, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे प्रेजेंट करनी है? एजीएम में, और इस एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस जा रहा होगा, और इस नोटिस के साथ ये डायरेक्टर की रिपोर्ट लगी होनी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। यानी कि यहां तक एटलीस्ट नोटिस तक हमें लग रहा है कि 1-2 दिन पहले तक, 3 दिन तक, जो भी हो, इससे पहले तक इन्होंने इस डायरेक्टर की रिपोर्ट को रेडी कर लिया होगा। मेरे बच्चे देखो, यहां पे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, और आगे मान लो कि 120 दिन 4 महीने बनते हैं, मान लो कि 21 दिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो नोटिस भेजा होगा, और उस नोटिस के साथ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी लगी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लगी होती है। यहां तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो लग रहा है कि डायरेक्टर की रिपोर्ट यहां तक बनी होगी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ये जो मैं बना रहा हूं मेरे बच्चे, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान भी तो किसी तरह का कोई ऐसा चेंज हो सकता है बिजनेस के ऊपर, जो कि मान लो कि बड़ा मेजर हो और वो मेंबर्स को बताने वाला हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ यहां तक ही बात करेंगी, यहां तक की, वो आगे तो जाएंगी नहीं। लेकिन डायरेक्टर की रिपोर्ट तो यहां पे कहीं तक बन रही है ना, तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में तो ये यहां पे इस दौरान भी जो मामला हुआ होगा उसको भी कवर किया जा सकता है।
एनी मटीरियल चेंज, कहते हैं एनी मटीरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वो जो बैलेंस शीट होती है उसमें से जो आइटम्स कुछ चेंज हो रही हो, कुछ मामला चेंज हो रहे हो, या वैसे जो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो, विच हैव अकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे एंड से लेकर, यहाँ पे एंड हुआ था एंड से लेकर, ऑफ द कंपनी टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट्स एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट, और जिस दिन डायरेक्टर की डेट, रिपोर्ट की डेट होगी उसके दौरान यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई चेंजेस हुई है कंपनी के अंदर, हो सकता है कोई केस हम हार गए हो, वही बात, हो सकता है कोई आग लग गई हो फैक्ट्री के अंदर, कोई भी इस तरह का कोई मामला हुआ हो, उसको भी डायरेक्टर ने बताना है। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि स्पेसिफाई कर दी जाएगी। उसके बाद ऑथेंटिकेशन की बात आती है। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर। बोर्ड अप्रूव करेगा इनको, और इसको साइन कौन करेगा? एक डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। ले बेटा, अब तीसरी बात आ गई डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर, बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए याद रखिएगा, बिजनेस रिव्यू सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, बाकी जो कंपनीज हैं अदर देन लिस्टेड वो ऊपर वाले जो कॉन्टेंट्स हैं वहीं तक रहेंगे। अगर प्राइवेट है वो ऊपर वाले 3, प्राइवेट के साथ अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो फिर नीचे जो बातें हमने मजीद डिस्कस की है वहां तक, और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है फिर उसमें ये 4 बातें भी आ रही होंगी। पहले तो समझ लो मेरे बच्चे, देखिएगा, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना मेरे बच्चे, जो लिस्टेड कंपनी होती है ये एक बड़ी कंपनी है, इसके बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो हमें ये होता है, और ये छोटी कंपनी तो होती भी नहीं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है किसी भी कंपनी को लिस्टेड बनने के लिए, कि ये मोस्टली बड़ी कंपनी जो होती हैं वही उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती हैं और वही लिस्ट हो रही होती है। तो मेरे बच्चे, जो लिस्टेड कंपनी होती है याद रखो, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है और इन्वायरमेंट इसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। और इस लिस्टेड कंपनी को हमने कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी होते हैं जिनको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन चीजों के बारे में बताया जा रहा होगा। अब देखो, अगर बात करें तो क्या क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, द मेन ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जहां पे ये कंपनी है, जहां पे ये कंपनी काम कर रही है, इसका एनवायरमेंट होगा, उस एनवायरमेंट के अंदर होने वाली ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे ट्रेंड्स, ऐसे फैक्टर जो हमारी कंपनी की फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी डिटेल बतानी है। द इंपैक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस ऑन द एनवायरमेंट, और कंपनी के बिजनेस का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो बातें बतानी है। द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कंपनी ने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी। पहले तो समझो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? सीएसआर। तो सीएसआर क्या है मेरे बच्चे? देखो, जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना, यहां पे सीएसआर में क्या कहा जाता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं होती, बल्कि उसने सारे के सारे स्टेक होल्डर का ख्याल रखना होता है। स्टेक होल्डर हर वो बंदा जिसकी उस कंपनी में किसी तरह की भी इंटरेस्ट है, हर एक का ख्याल रखना है। सर इसकी बात समझ में नहीं आ रही, हर एक का ख्याल रखना है क्या मतलब? देखो बेटा, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उन्होंने वहां के जो वर्कर्स होते हैं उनका भी ख्याल रखना है। खाली ये नहीं कि शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कमा के उनको दे रहे होंगे, नहीं, अपने शेयर होल्डर्स के साथ साथ वहां की मैनेजमेंट का, वहां के जो इंप्लॉइज हैं उनका ख्याल रखना है, इंप्लॉइज की फैमिलीज का भी, और उसके उस जहां पे उनके बिजनेस ऑपरेशन है उसके इर्द गिर्द रहने वाली जो लोकल कम्युनिटी है उसका ख्याल भी रखना है। उस लोकल कम्युनिटी के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उसका ख्याल भी रखना है। इन सब का ख्याल रखना होता है। इवन देन वो यहाँ पे बता रहे होंगे हमने ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने एक्टिविटीज की हैं। वो कह रहे होंगे कि हमने अपने एम्प्लॉइज के इतने बच्चों को हमने तालीम वहां पे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाया है, इतना हमने उनके पैसा पे किया है, इतनी जगह के ऊपर, फलानी जगह के ऊपर हमने इतना डोनेशन दिया है, हमने ये फलानी जगह के ऊपर जो उसकी तरफ रोड जा रहा था हमने वो रोड बनवा दिया है, हमने ये स्कूल ओपन करवा दिए हैं, हमने ये फलाने उसको इतनी अमाउंट पे कर दी है। इस तरह की जो एक्टिविटीज की होंगी उसकी भी डिटेल आ रही होगी। एक बच्चा पूछ रहा है एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मेरे बच्चे, ये आपकी अकाउंटिंग का मामला है, ये अकाउंटिंग के मामला वहां पे रखिएगा। यहाँ पे जो भी इस तरह की कोई बात हो, इंफॉर्मेशन हो जो शेयर होल्डर को होनी चाहिए थी ईयर एंड से लेके उस डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तक, वो हमने बताने हैं। वो इवेंट एडजस्टिंग था या नॉन एडजस्टिंग था, ये आपकी अकाउंटिंग का मामला है। लॉ इस चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करता मेरे बच्चे।
तो ये हो गया एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल अकाउंट। ये बात हमने ऊपर भी की थी कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुनासिब फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने हैं। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि उन्होंने क्या करना है, मुनासिब फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब भाई वहां पे प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए है, ताकि एक ही बंदा सारे काम ना कर रहा हो, वो फ्रॉड कर सकता है। वहां पे ये जो सीसीटीवी कैमरा सही तरह काम कर रहे हो, हर बंदा जो रिपोर्ट्स को सही तरह वेरीफाई कर रहा हो, तो चीजों को यानी कि चेक एंड बैलेंस रखने की बात हो रही है। चीजों को ये ना हो कि कोई फ्रॉड कर रहा हो और हमें पता ही नहीं चल रहा। तो डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ, यानी कि एजुकेशन मतलब मुनासिब है कि हमने इंटरनल कंट्रोल मुनासिब लगाए हुए कि किसी तरह का फाइनेंस में कोई इशू नहीं हो सकता। लो बेटा, जब ये बात कर ली तो साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का। और जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो याद रखो इन्वेस्टमेंट होती क्या है। एक बच्चा मुझे कहता है कि सर एक बंदा है उसने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, क्या वो दूसरी कंपनी का शेयर भी खरीद सकता है, तीसरी कंपनी का शेयर भी खरीद रखता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, याद रख लीजिएगा, कोई भी पर्सन हो, खाली ये नहीं कि नेचुरल पर्सन, खाली ये नहीं कि नेचुरल पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों ना हो, कोई भी पर्सन हो, याद रखो इन्वेस्टमेंट करना उसका राइट है। वो जहां पे मर्जी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करे, आप उसको इस राइट से, उस हक से महरूम नहीं कर सकते। जितनी मर्जी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जितनी मर्जी वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करे, सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करे, प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करे, जहां पे दिल कर रहा हो, अगर उसके पास पैसा है तो उस पैसे को जहां चाहता हो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करते हुए। तो इसलिए मेरे बच्चे किसी बंदे के ऊपर ये कतन कोई पाबंदी नहीं, कोई एक कंपनी के शेयर्स खरीदा है या एक कंपनी ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो दूसरी कंपनी के भी शेयर्स खरीद सकती है कि नहीं, वो जितनी मर्जी चाहे कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकता है, जितनी मर्जी जगहों पे चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। तो मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट की जब हमने बात की, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है मेरे बच्चे, वो देखिएगा। एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? जी सर, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर वो कंपनी इस कंपनी की रिश्तेदार हो, रिश्तेदार मतलब उस कंपनी का इस कंपनी से कोई गहरा ताल्लुक हो, तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी? एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है। और अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती भी है किसी जगह के ऊपर, कहीं पर भी, वो इन्वेस्टमेंट किसके नाम के ऊपर होगी, किसके नाम के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट किया करेंगे? ये दो बातें, अगर कंपनी किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी किसी कंपनी में, उसके साथ ताल्लुक अगर कोई अपना है, कोई गहरी है, अपनी करीबी है कंपनी, उसके साथ इन्वेस्टमेंट किन असूलों के तहत करेगी। और दूसरा, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती भी है किसी जगह के ऊपर, वो किसके नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करेगी। तो मेरे बच्चे ये बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई दुखी किस्म की आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही होगी। मान लो कि कंपनी एक्ट की सबसे बड़ी डेफिनेशन, अगर आप देखोगे पेज नंबर 401, आई थिंक 401, एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट, डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी क्या होती है। याद रखो, अगर आपको याद, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी की मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो किसी दूसरी कंपनी में, तो ये कंपनी उस कंपनी की क्या कहलाती थी? होल्डिंग कंपनी, और ये उसकी सब्सिडरी होती है। लेकिन सर अगर ये जो शेयर होल्डिंग है 51% की पूरी 50% हो, तो फिर क्या होगा? होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक तो तब भी होगा मेरे बच्चे। तो इसी ताल्लुक को हमने मजीद आगे यहां पे डिस्कस करना है। लेकिन मेरे बच्चे इसको देखिएगा कि हमने इसको कैसे कवर करना है। मान लो कहता है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि दो बिजनेस, अच्छा यहां पे एक और चीज देखिएगा, यहां पे वो बात की है उसने एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की। जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वहां पे जिक्र करेगा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। सर ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का वर्ड क्यों यूज कर रहा है? व्हाई नॉट एसोसिएटेड कंपनीज, व्हाई एसोसिएटेड अंडरटेकिंग? तो मेरे बच्चे इसको देखिएगा, ये क्यों उसने एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का वर्ड यूज किया है इंस्टेड ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज। ये वजह क्या है? देखो मेरे बच्चे, हो सकता है एक कंपनी क्या है, एक कंपनी ने आगे किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, और वो जो बिजनेस है वो कोई कंपनी नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो। ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप इस कंपनी के मातहत चल रहा हो या इस कंपनी के अंदर चल रहा हो, इनका आपस में कोई ताल्लुक हो ना, ताल्लुक तो है उनका, लेकिन क्या हम ये कहेंगे ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं?
क्योंकि एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये तो कंपनी है ही नहीं, ये कारोबार तो कंपनी है ही नहीं। फिर हम ये तो नहीं कह सकते ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, इसलिए हम एहतियातन वर्ड यूज करेंगे अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या होगा, उसमें कंपनी बिजनेस, हर तरह का बिजनेस कवर हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसलिए लफ्ज यूज करेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, कि दो अंडरटेकिंग या दो कंपनीज या कोई बिजनेसेस कब आपस में एसोसिएट होंगे, कब एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हो सकती हैं, वो मेरे बच्चे इसमें हमने कवर करना है। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी, अगर देखोगे वहां पे 3 बुलेट्स लगे हुए हैं और देखा जाए तो 4 यहां पे हमने वो पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो बड़ा सारा बुलेट है उसको जरा समझो। कहता है कि अगर ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए मेरे बच्चे इस बिजनेस का ऑनर है, ये कोई बिजनेस है इसका, हो सकता है ये पार्टनरशिप तो नहीं होगा, सोल ट्रेडर हो सकता है, ये इस बिजनेस का भी ऑनर है, और यही मिस्टर ऑनर, ये जो मिस्टर है मान लो कि मिस्टर ए, ये इस बिजनेस का भी ऑनर है। यानी कि मिस्टर ए 2 कारोबार कर रहा है। मुझे ये बताओ क्या इन दोनों कारोबार के दरमियान में कोई आपस का, इन दोनों का कारोबारों का कोई आपस में ताल्लुक होगा? जी सर, ये दोनों आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। ये क्यों? ये दोनों एक ही बिजनेस, एक ही बंदे के अंडर काम कर रहे हैं। यानी कि इनका ऑनर कौन है? एक सिंगल पर्सन है। यानी कि अगर कोई बंदा एक कारोबार का ऑनर हो और दूसरे कारोबार का भी ऑनर हो, ये दोनों कारोबार आपस में क्या होंगे? ये एसोसिएट होंगे। उसके बाद मेरे बच्चे देखिएगा, ये मिस्टर असद ये इस मिस्टर ए के साथ यहां पे इस बिजनेस में पार्टनर है, और यही मिस्टर असद इस बंदे के साथ, ये मिस्टर बी है, इसके साथ इस बिजनेस में पार्टनर है। इन दोनों बिजनेस का आपस में कोई ताल्लुक होना चाहिए। ये दोनों बिजनेस भी आपस में क्या होंगे? ये दोनों अंडरटेकिंग अब आपस में क्या होंगी? एसोसिएट बन जाएंगी, सेम पार्टनर होने की वजह से, क्योंकि यही मिस्टर असद इस जगह के ऊपर भी है। इन दोनों बिजनेस का भी फिर आपस में गहरा ताल्लुक है, एसोसिएट है एक दूसरे का। एसोसिएट मतलब सब्सिडरी होल्डिंग तो नहीं, लेकिन आपस में एक गहरा ताल्लुक है, एक रिश्तेदारी है। उसके बाद मेरे बच्चे अगर देखा जाए, ये जो मिस्टर है, ये मिस्टर कोई मिस्टर मान लो ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर ए इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, और यही मिस्टर ए इस कंपनी का भी डायरेक्टर है। अगर एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर हो और ये बंदा किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो, ये दोनों कंपनीज भी आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे? ये एसोसिएट कहलाएंगे। इनका आपस में गहरा ताल्लुक हो गया। इसलिए तो जगह जगह के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, उस कंपनी को लोन नहीं देगी जिसमें हमारा डायरेक्टर बन के बैठा हो, क्योंकि वो हमारी एसोसिएटेड कंपनी होती है, उसके साथ भी हमारा इस बंदे की वजह से सेम डायरेक्टरशिप की बेस के ऊपर एक ताल्लुक बन चुका होता है। उसके बाद अगर एक बंदा, ये मिस्टर सीए है, इसका इस कंपनी में 20% से लेके 50% तक, 20% से लेके 50% तक इस कंपनी शेयर होल्डिंग हो, और इसी बंदे की 20% से ज्यादा किसी दूसरी कंपनी में भी शेयर होल्डिंग हो, है 20% से ज्यादा की बात कर लेना, 50% का जिक्र ना करना, यहाँ 20% या उससे ज्यादा एक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट हो, और इसी बंदे की 20% से ज्यादा किसी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों कंपनीज आपस में क्या होंगी? एसोसिएट होंगी। यानी कि मान लो आप में से किसी बंदे ने एंग्रो के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं, और आप में ही किसी बंदे ने पीटीसीएल के भी 20% या उससे ज्यादा के शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे बच्चे दोनों कंपनीज आपस में क्या हुई? ये दोनों कंपनीज आपस में, एंग्रो और पीटीसीएल आपस में एसोसिएट कहलाएंगे, आपकी 20% शेयर होल्डिंग की वजह से। याद रखिए, यहां पे देखो इसको एक दफा, कोई मिस्टर ए है, हम डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएट कंपनी, समझिएगा। कोई मिस्टर ए है, बस 1 मिनट की बात मेरे बच्चे, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। कोई मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए इस बिजनेस का, ये कोई बिजनेस है, इस बिजनेस का ऑनर है, और यही मिस्टर ए किसी दूसरे बिजनेस का भी ऑनर है। याद रखो, ये दोनों बिजनेस आपस में क्या होंगे? एसोसिएट होंगे इस बंदे की वजह से। ये मिस्टर ए एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, और यही मिस्टर ए किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है। इस बंदे के दोनों कंपनी में डायरेक्टर होने की वजह से ये दोनों कंपनीज आपस में क्या होंगी? एसोसिएट होंगी। ये मिस्टर ए किसी एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर है, किसी के साथ पार्टनर है, और यही मिस्टर ए किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी पार्टनर है। ये दोनों अंडरटेकिंग भी आपस में क्या होंगी? एसोसिएट होंगी। ये मिस्टर ए, जिस तरह अभी हमने बात की, मान लो कि इसके पास एंग्रो के 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और इसके पास पीसीएल की भी 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। यानी कि एक कंपनी में भी 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इसके पास, मिस्टर ए के पास, और दूसरी कंपनी में भी 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। इसकी दोनों कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग की बेस के ऊपर ये दोनों कंपनीज जो आपस में क्या होंगी? एसोसिएट हो जाएंगी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेरे बच्चे। इसके अलावा हल्की सी बात बस करने लगा हूं, उसके बाद बात खत्म। अगर दो कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट या कंट्रोल, ये इस तरह समझिएगा, अगर एक कंपनी एच है, एक कंपनी एच है मेरे बच्चे, इस कंपनी की दो सब्सिडरी हैं, S1 और S2, ये दो सब्सिडरी हैं इस एच कंपनी की। इनकी आपस में इन सब्सिडरी का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि ये अंडर सेम मैनेजमेंट या कंट्रोल है, क्योंकि इन कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट या कंट्रोल किसका है, इसका है। अगर दो कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट या कंट्रोल हो तो याद रखो ये दोनों कंपनीज भी आपस में क्या होंगी, ये एसोसिएट होंगे। अगर एक कंपनी वैसे ही सब्सिडरी होल्डिंग हो, अगर एक कंपनी होल्डिंग हो और दूसरी सब्सिडरी हो, ये दोनों आपस में होल्डिंग सब्सिडरी भी होती हैं, लेकिन एसोसिएट का ताल्लुक भी इसमें पाया जाता है। और उसके बाद अगर एक मुदारबा हो, मुदारबा में क्या है, कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया होता है और इस पैसे को मैनेज करने के लिए एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आती है मेरे बच्चे। ये मुदारबा और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, ये दोनों आपस में इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। ये भी क्या होती है, एक दूसरे की एसोसिएट होती है। अच्छी तरह पढ़िएगा जस्ट डेफिनेशन, ऊपर के 4 पॉइंट पढ़िएगा, 3 पॉइंट जो नजर आ रहे हैं वैसे वो 4 हैं, तो उनको एक दफा पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी कल मैं यहीं से शुरू करूंगा, कल मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा इन्वेस्टमेंट से, यानी कि मंडे को इन्वेस्टमेंट से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। मंडे को ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज टेस्ट नहीं होगा मेरे बच्चे, टेस्ट की डेट मैं बाद में अनाउंस करूंगा, देखूंगा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका मिड टर्म आ गया है, तो मेरे बच्चे उस लिहाज से मैं इंशाल्लाह प्लान करूंगा, उसको बाद में बता दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। अल्लाह हाफिज।